तो चलिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आप मेरे साथ साथ फाइल कर सकते हैं अपनी ITR 1 एक्सेल यूटिलिटी से लाइव। तो आपको जाना है इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in। यहाँ पे डाउनलोड सेक्शंस में आना है। असेसमेंट ईयर 23-24 की ITR 1 में यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड की ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। तो आपके सामने ये जिप फाइल हो गई है डाउनलोड। इस फाइल को अब हम यहाँ पे कर लेंगे एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करते ही यहाँ पर हमें मिलेगा इसके अंदर एक्सेल फॉर्म। इस पे हमें क्लिक करके ओपन कर लेना है। स्क्रीन पे एक्सेल फॉर्म, यहाँ पे जो ऑप्शन है ना प्रोटेक्टेड व्यू, यहाँ पे एनेबल है, आप इसे एनेबल एडिटिंग पे क्लिक कर लें। एनेबल एडिटिंग के बाद एक और ऑप्शन आपको दिख रही है एनेबल कंटेंट की, इस पे भी क्लिक कर लें। इससे क्या होगा, अब एक्सेल यूटिलिटी अपने आप वर्क करेगी। यहाँ पे आ गया है ये असेसमेंट ईयर 23-24 की यूटिलिटी है। ग्रीन सेल्स आर फॉर डेटा एंट्री, सिर्फ ग्रीन सेल्स में आप डेटा डाल सकते हो। रेड लेबल इंडिकेट्स आर मैंडेटरी, और आप Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+C जैसी कमांड्स यूज ना करें। ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब ये है आपके सामने स्क्रीन पे ITR 1 का छोटा सा फॉर्म। गवर्नमेंट ने ना इस फॉर्म को बहुत ही सिंप्लीफाइड बनाया है, और वो इसीलिए बनाया है ताकि जितने भी सैलरीड पर्संस और पेंशनर्स हैं वो अपने आप ITR 1 फॉर्म फाइल कर सके। क्यों? क्योंकि उनको ना फॉर्म 16 मिलता है। उनके फॉर्म 16 में ना ऑलरेडी इसी तरह से ब्रेकअप दिया होता है जैसे ITR में मांगा होता है। सैलरी एज पर सेक्शन 17, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ठीक है। कोई उनको 89A का रिलीफ मिला है, जो भी उनके अलाउंसेस मिले हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। पूरा ब्रेकअप फॉर्म 16 पे उनके दिया होता है। तो गवर्नमेंट ने इस फॉर्म को इस तरह से डिजाइन किया है कि सैलरीड पर्संस जिनका TDS करता है, जिनको फॉर्म 16 मिलता है, या फिर जो पेंशनर्स हैं, वो अपने आप ये ITR फॉर्म फाइल कर सकें। अब जैसे ही हमारे चैनल पे ये लाइव फाइलिंग की वीडियोस आती है, बहुत सारे लोग ये बोलने लग जाते हैं कि आप लोग ये वीडियो डाल देते हो तो हमें इससे नुकसान होता है। गवर्नमेंट ने इस फॉर्म को डिजाइन ही ऐसे किया है कि एनीवन कैन फाइल हिज ITR हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ये फॉर्म बहुत ही सिंप्लीफाइड है। किसी भी पर्सन को थोड़ी सी भी नॉलेज है तो वो आराम से इस ITR को भर सकते हैं। पर अगर आपको ये लगे कि आपके बस की नहीं है समझ के ये 20-30 मिनट की वीडियो देख के ITR फाइल करना, तो आप एक्सपर्ट ओपिनियन जरूर लें। चलिए अब हम जानते हैं कैसे ITR को फाइल करना होता है। ये असेसमेंट ईयर लिखा है यहाँ पे ITR 1 सहज फॉर्म, तो इसको जरूर देख लें कि कहीं गलत ईयर की ITR फॉर्म तो नहीं डाउनलोड कर लिया आपने। तो एक्सेल यूटिलिटी के लिए ना क्या होता है, लाइव फॉर्म होता है ना, तो बहुत सारी डिटेल्स आपकी ऑटोफिल आ जाती है, जैसे आपका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। अब यहाँ पे भी अगर आपको ऑटोफिल डेटा चाहिए ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है इंपोर्ट प्रीफिल की। आपको एक फाइल डाउनलोड करनी है अपने लॉगिन सेक्शन से, और वो यहाँ पे इंपोर्ट कर देनी है, तो आपका सारा डेटा यहाँ पे ऑटोफिल आ जाएगा। ठीक है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगी। तो पहले हम बात करते हैं अब इस फॉर्म में आपको क्या क्या अपने आप जरूर सिलेक्ट करना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको बतानी है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या पेंशनर भी है ना, तो पेंशनर्स भी अब आजकल 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, तो आपको अकॉर्डिंगली बताना। और अगर आप सैलरी की इनकम या आप किसी और रीजन से भर रहे हो तो नोट एप्लीकेबल कर सकते हो, या अदर्स है, आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो अदर्स सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे अदर्स सिलेक्ट कर लिया। देन आपसे पूछा जाता है, अब आपके पास 2 रिजीम है टैक्स के, ओल्ड एंड न्यू, और हमारी हर साल वीडियोस आती है ओल्ड एंड न्यू रिजीम पे जो भी चेंजेस होते हैं उसके साथ, तो वो वीडियोस जरूर देख लिया करो। मैंने आई बटन पे कुछ रिलेवेंट वीडियोस डाल भी रखी है। तो अगर आप नया रिजिम लेना चाहते हैं तो आप यस करोगे। जैसे यस करोगे तो आपको बताएगा कि नए रिजिम में आपको क्या क्या डिडक्शंस नहीं मिलती। ठीक है, आप ये पढ़ लेना। मैं अभी इसको नो कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ओल्ड रिजिम रहने दिया, क्योंकि मैं जो ITR अभी आपको भर के दिखाऊंगी उसमें मैं डिडक्शंस भी क्लेम करूंगी। फिर आपसे पूछेगा कि आप ITR किस लिए भर रहे हो, कहीं इसलिए तो नहीं भर रहे क्योंकि आप 7th प्रोविजो ऑफ सेक्शन 139(1) में एलिजिबल हो ITR भरने के लिए। वैसे तो आपकी इनकम एग्जम्पशन से कम है, पर आपने कुछ ऐसे काम कर दिए जैसे कैश विड्रॉल कर लिया, 2 लाख से ज्यादा का फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा कर लिया, 1 लाख से ज्यादा के इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कंजम्पशन कर लिया, आपका कोई TDS कटा है, बहुत सारी कंडीशंस है सेक्शन 139(1) की, उनकी वजह से अगर आप ITR भर रहे हो तो आपको यस करना है। जैसे यस करोगे ना तो नीचे आपसे पूछेगा किस रीजन से भर रहे हो, फर्दर वो हमें बताओ। मेरे केस में तो नो है। ठीक है, देन आपको बताना है अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, फील्ड अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन में रिटर्न भर रहे हो। 31 जुलाई से पहले तक आपको 139(1) ही सिलेक्ट करना है, ऑन और बिफोर ड्यू डेट। तो नीचे की जो ये सारी ऑप्शंस है अपने आप ही ग्रे हो गई, यहाँ पे आपको डेटा नहीं डालना। नाउ मूविंग ऑन टू द इनकम सेक्शन। यहाँ पे हम इनकम की डिटेल भर रहे हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स और इनकम की डिटेल इस शीट में आती है।
तो अगर आप सैलरीड पर्सन हो, अगर आपके पास फॉर्म 16 है, तो ये जो ब्रेकअप है ना सेक्शन 17(1), 17(2), 17(3 एज इट इज आपको आपके फॉर्म 16 पे मिल जाएगा। पर अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी स्लिप तो होगी आपके पास। ठीक है, सैलरी स्लिप से अपनी सैलरी का टोटल करिए, पूरे 12 महीने की सैलरी या जितने भी महीने आपने काम किया, कौन से ईयर के लिए देखना है, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक जितनी भी आपको सैलरी मिली है आप इसमें डाल दें, सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिलता। अब मेरे पास क्वेश्चन आएगा कि मैम हम तो पेंशनर है, पेंशन कहाँ पे डालें? पेंशन भी सेक्शन 17(1) में कवर करी जाती है, तो अगर आपकी पेंशन की इनकम है तो पेंशन को भी टोटल करके पूरे साल की आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, 89A के इसको छोड़ दीजिए, बहुत ही कम लोगों पे एप्लीकेबल है। देन आपके अलाउंसेस, सेक्शन 10 के अलाउंसेस, जैसे कि मैंने यहाँ पे ना एक कंप्यूटेशन भी बना रखी है, देखिए ये मैंने कंप्यूटेशन बना रखी है कि इनकी सैलरी है 6,80,000, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो आप भी चाहो तो अपनी इस तरह से कंप्यूटेशन प्रिपेयर कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ही ईजी हो जाता है अपनी ITR क्विकली फाइल करने में। और साथ ही आपको एक इन्फो और देना चाहूंगी, अगर आप हमारा कोर्स लेंगे ना, इनकम टैक्स का कोर्स है हमारा, studybuddy.com पे अवेलेबल है ये ITR इनकम टैक्स एंड TDS, तो इसमें ना हमने एक ऑटोमेटिक कंप्यूटेशन बना रखी है जिसमें आप 2 ही मिनट में चेक कर सकते हैं, आप ओल्ड रिजिम में जाएं, नए रिजिम में जाएं और अपनी कंप्यूटेशन आराम से तैयार कर सकते हैं। जैसे ही मेरे चैनल पे ITR 1 एंड ITR 4 की वीडियोस लाइव होती हैं तो बहुत सारे पर्सन्स कमेंट करते हैं कि हमें ITR 2 एंड ITR 3 भी सीखनी है, तो वो ITRs हमारे कोर्स में कवर है, क्योंकि ITR 3 एंड ITR 2 में बहुत सारी कवरेज होती है, तो पूरी कवरेज आपको मिलती है हमारे इस प्रैक्टिकल कोर्स में, इनकम टैक्स, ITR एंड TDS, और ये पूरा अपडेटेड कोर्स रहेगा, इसमें बहुत सारी कवरेज है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप studybuddy.com को विजिट करें, हमारे और भी बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे एक्टिव है। तो यहाँ पे मैंने जो ये इनकम दिखाई ना इनकी सैलरी की 6,80,000, मैं इसको सेक्शन 17(1) में डाल रही हूँ। और इस यूटिलिटी में एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने आप फिल कर लेगा, वो आपको खुद नहीं डालनी पड़ेगी। नए फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, नए रेजिम में उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलते, अगले साल से इफेक्टिव होगी नए रेजिम में भी, तो ये अपने आप कैलकुलेट करता है चीजें ना, यूटिलिटी अपने आप कैलकुलेट करती है बहुत सारी चीजें। सैलरी डल गई आपकी, अगर फॉर्म 16 में वैल्यू एज पर परक्विजिट है तो वो डालो, इस केस में तो है नहीं। 17(3) में कुछ है प्रॉफिट इन ल्यू, वो डालो, वरना छोड़ दो। ये सेक्शन 89A ये उनके लिए होता है जिनको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है किसी नोटिफाइड कंट्री में उनका अकाउंट ओपन होने की वजह से, 89A का वो रिलीफ ले सकते हैं वहां। ठीक है, ये सब पे एप्लीकेबल नहीं होता, इसे छोड़ दीजिए। फिर आपके अगर कोई अलाउंसेस है, अलाउंसेस कौन से आप सेक्शन 10 में क्लेम कर सकते हो, लीव, ट्रेवल, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज ऑफिशियल, अलाउंसेस और परक्विजिट allowed or as such outside India by government, death cum, retirement gratuity, commuted value pension, earn relief, first provision of compensation, बहुत सारे अलाउंसेस हैं। और आपके कुछ अलाउंस में सेक्शन 10(14)(1) और 10(14)(2) में भी कवर होते हैं। ठीक है, HRA भी आ जाता है इसके अंदर सेक्शन 10(13) में। ये रहा अलाउंसेस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट, ये बहुत सारे पर्सन के लिए एप्लीकेबल होता है। और कुछ अदर अलाउंसेस जो आपके सेक्शन 10(14)(1) और सेक्शन 10(14)(2) में आते हैं। ये सारे कंसेप्ट हम अपने कोर्स में बहुत ही ज्यादा डिटेल में कवर करते हैं, तो उसका बेनिफिट ले लेना। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे मैं तो हटा दूंगी क्योंकि मेरा कोई अलाउंस नहीं, अगर आपका है तो यहाँ से सिलेक्ट करके ड्रॉप डाउन लिस्ट से और अपना अलाउंस यहाँ पे जरूर एंटर करिए, आपके फॉर्म 16 में लिखा होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपने डालना है। देन आपका जो है ये आ जाएगा नेट सैलरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने आप कैलकुलेट होगी। अगर आपका कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस है तो वो आप डाल सकते हैं, फॉर्म 16 में लिखा होगा। प्रोफेशनल टैक्स अगर आपका कोई कटा है तो वो आप यहाँ पे, एंटरटेनमेंट अलाउंस डिसेबल क्यों है, क्योंकि एंटरटेनमेंट अलाउंस ना गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है, तो यहाँ पे मैंने प्राइवेट एम्प्लॉइज से चूज करा था, इसलिए ये ऑलरेडी डिसेबल है, तो इस तरह के चेक लगे हुए यूटिलिटी पे। प्रोफेशनल टैक्स अगर आपका है फॉर्म 16 में अगर आ रहा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, इस केस में नहीं है तो इनकम अंडर द हेड, चार्जेबल अंडर द हेड, सैलरी का टोटल आ गया, ये भी एज इट इज आपके फॉर्म 16 पे दी होती है, इसको जरूर चेक कर ले। देन हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है सिर्फ एक, तभी आप ITR 1 फॉर्म यूज कर सकते हो, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी के केस में इसे यूज नहीं कर सकते। अगर आप उसमें खुद रहते हो, कोई लोन नहीं ले रखा कुछ नहीं, तो फिर तो उसको छोड़ दो। अगर आप उसमें खुद रहते हो, कोई लोन ले रखा है, तो लोन का जो इंटरेस्ट है उसकी आपको 2 लाख तक की यहाँ डिडक्शन मिल जाती है, 2 लाख तक की मिलेगी। देखो अगर मैं यहाँ पे 2,20,000 डालती हूँ तो ये 2 लाख की ही डिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो आपने इसे रेंट पे दे रखा है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करो,
अगर लोन पे ले रखा था तो सेल्फ ऑक्यूपाइड सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर लेट आउट कर रखा है तो फिर लेट आउट सिलेक्ट करो। कोई उसकी इनकम है, आपको रेंट की इनकम मिलती है, वो डाल दो। मान लो आपको पूरे साल में 1.5 लाख रुपया रेंट की इनकम मिली, तो ये 30% की जो अबेटमेंट है वो भी अपने आप कैलकुलेट करके आपकी इनकम दिखा देता है। और लेट आउट के केस में भी आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का फायदा ले सकते हो अगर आपने लोन ले रखा है। मेरे केस में नहीं है तो मैं इसको ये भी हटा देती हूँ। ये आ गई हमारी इनकम चार्जेबल द हेड अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। आपके केस में होगी तो आ जाएगी, मेरे केस में 0 है। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डालने के लिए आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट है। तो अगर आपका सेविंग बैंक में इंटरेस्ट आया, ज्यादातर लोगों का बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट आता ही है क्वार्टरली, तो अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक करें। 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक के जितने भी आपके पास बैंक अकाउंट है, सारी स्टेटमेंट्स अपने पास ले लें, अपना सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें टोटल और यहाँ पे लिख दें। जैसे इस केस में है ये 542, 10,000 तक का बैंक इंटरेस्ट वैसे भी एग्जाम्प्ट होता है सेक्शन 80TTA में 60 से कम वाले पर्सन के लिए, जिनकी एज 60 से कम है। 60 से ज्यादा अगर एज है तो फिर 50,000 का बैंक इंटरेस्ट प्लस एफडी इंटरेस्ट पूरा माफ होता है। तो इनके केस में 542 था। और भी इनकम इसमें दिखाने की ऑप्शन है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, तो एफडी वगैरह का इंटरेस्ट है, इनकम टैक्स रिफंड का आपको इंटरेस्ट मिला है, फैमिली पेंशन दिखा सकते हो आप, ठीक है। ये प्रोविडेंट फंड के हमारे 4 प्रोविजोज हैं और एनी अदर। कोई और अदर इनकम आप दिखाना चाहते हो, मान लो आप कोई ट्यूशन भी पढ़ाते हो, 50,000 रुपए उससे कमाते हो, तो वो भी आप यहाँ पे अदर इनकम ही डाल सकते हो। अदर इनकम का मतलब ये होता है कि आपकी मेन सोर्स की तो इनकम कुछ और है, बट छोटा मोटा आप कोई और काम भी कर लेते हो तो वो आप अदर इनकम में दिखा सकते हो, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, इनके केस में नहीं है। देन ये सेक्शन 89A के लिए, इसको आप छोड़ दीजिए। ये आ गई आपकी ग्रोस टोटल इनकम, तो इसको आपने जरूर चेक करना है कि टोटल इनकम कितनी बन रही है। देन आपकी डिडक्शंस डालने की ऑप्शन आएगी सेक्शन 80C। सबसे ज्यादा जो यूज होती है ना डिडक्शन, सेक्शन 80C, यानी आपके बच्चों की ट्यूशन फीस जाती है, आपने कोई LIC करा रखा है, सुकन्या समृद्धि में पैसा डाल रखा है, आपका हाउसिंग लोन इंटरेस्ट तो ऊपर चला गया, उसका प्रिंसिपल पेमेंट है, तो जो भी इंश्योरेंस वगैरह आपने करा रखे हैं उनका बेनिफिट 1.5 लाख तक का आप 80C में ले सकते हैं। इनके केस में इनकी 80C की डिडक्शन है 1,25,000। तो मान लो मैं यहाँ पे ना 1,75,000 डालती हूँ, 1,55,000 डालती हूँ, तो आपको 1.5 लाख से ज्यादा यहाँ पे लेने ही नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह के चेक्स यूटिलिटी में हमेशा लगे हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। इसलिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और कोई गलती भी नहीं होगी। नीचे आपके पेंशन फंड में जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनके सेक्शन अलग है, और अगर आप NPS में डालते हो तो आपके लिए है 80CCD1B, ठीक है। 80D अगर आप मेडिक्लेम करवा रखा है आपने तो 80D का शेड्यूल आपको भरना पड़ता है। मैं क्लिक किया, मैंने शेड्यूल पे मैं आ गई, आपने खुद के लिए कर रखा है, ठीक है। अगर आपने खुद के लिए कर रखा है और ये पहले पूछ रहा है कि क्या आप सीनियर सिटीजन है, यस या नो बताना, तो मैं यहाँ पे नो कर रही हूँ। नो किया तो नीचे सीनियर सिटीजन वाली ऑप्शन डिसेबल होगी, तो मेरे को सिर्फ मेडिक्लेम डालने की ऑप्शन है। सेल्फ एंड फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस है या प्रिवेंटिव है, तो मान लो 5,000 का इनका प्रिवेंटिव है और 20,000 का इनका हेल्थ इंश्योरेंस, 25,000। साथ ही आपने पेरेंट्स का अगर करा रखा है हेल्थ इंश्योरेंस तो वो भी आप क्लेम कर सकते हो, और बताना पड़ता है पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है या नहीं है, या नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स। इस केस में नहीं कर रहे तो मैंने ये कर दिया, अगर आप कर रहे हो तो पेरेंट्स का भी डाल। क्लियर हो गया। इनकम डिटेल के बाद सीधा 80D पे आ गए थे हम, फिर से हम इनकम डिटेल पे चलते हैं। ये हमने डाल दी, 80D डाल दी, वहां पे डाली तो अपने आप यहाँ पे आ गई। 80DD, 80E हायर एजुकेशन का लोन लिया है, उसके इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलती है। ये जो 80EE है ये अलग सेक्शंस है, इनसे कंफ्यूज मत होना, हाउस प्रॉपर्टी के लिए बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डोनेशन अगर आपने कर रखी है तो 80G का शेड्यूल भरना पड़ता है, और हम यहाँ पे एक और डालेंगे 80TTA 542, जो इनका इंटरेस्ट था ना पूरा 80TTA में जाके एग्जाम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि 10,000 तक का इंटरेस्ट हमारा क्या है, एग्जाम्प्ट। तो ये डिडक्शंस डल गई इनकी, नीचे आ गई टोटल इनकम 4,80,000। एग्जाम्प्ट इनकम कोई रिपोर्ट करनी है आपको, कोई ऐसी इनकम मिली है जो आपकी एग्जाम्प्ट है, वो आपको यहाँ पे जरूर रिपोर्ट करनी है। जैसे एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से नीचे तक की आप यहाँ दिखा सकते हो। कोई अमाउंट मिला है आपको सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एक्सेट्रा से, कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिला है, सेक्शन 1010D में बहुत सारे लोगों को मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोविडेंट फंड मिला है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मिला है, प्रूफ सुपर एनुएशन फंड मिला है, स्कॉलरशिप मिली है टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, अलाउंसेस जो MP MLA के होते हैं, अवार्ड इंस्टीट्यूशन बाय गवर्नमेंट, पेंशन ऑफ परमवीर चक्र, ठीक है, आर्म फोर्स की फैमिली पेंशन, और इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 1026 AAA, एनी पेमेंट अग्निवीर कॉर्पस फंड और एनी अदर। तो जो भी आपको एग्जाम्प्ट इनकम मिली है ना,
क्योंकि बैंक अकाउंट में अगर आपके कोई भी पैसा आया, हायर अमाउंट है उसका मतलब काफी अच्छा खासा इनकम आया और आपके बैंक अकाउंट में आपने आईटीआर में उसको रिपोर्ट नहीं किया, तो आपको इनकम टैक्स से कभी भी नोटिस आ सकता है। तो एग्जाम्प्ट इनकम को भी आईटीआर में जरूर रिपोर्ट करें। यहाँ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके अमाउंट एंटर कर देना। बस नीचे अपने आप ये टैक्स पेबल निकाल देते हैं। इस केस में क्यों नहीं निकला? क्योंकि मैंने अभी और डिटेल्स नहीं भरी। अभी मुझे इसमें काफी सारी डिटेल्स भरनी, क्योंकि अभी तो मैंने आपको सिर्फ नीचे डेटा ही फिल करके दिया, अभी पर्सनल इन्फो भी डालनी है। मैं अभी आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगी प्रीफिल यूटिलिटी। देन टीडीएस की आपका जो डाटा है प्रीफिल यूटिलिटी से करोगे तो टीडीएस का डाटा भी आ जाएगा। पर इससे पहले ध्यान देना है आपको कि आईटीआर भरने से पहले अपने डैशबोर्ड में जाके व्यू फॉर्म 26AS पे क्लिक करके अपना 26AS जरूर डाउनलोड करके चेक कर ले। जितना भी टीडीएस कटा होगा, कितने पे कटा, कितना टीडीएस कटा, वो आपको चेक करना है कि कंप्लीट हो। अगर आपके 26AS में पूरा टीडीएस या टीसीएस रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, जितना काटा गया है आपकी इनकम के अगेंस्ट, तो तब तक आईटीआर मत भरना जब तक वो कंप्लीट ना हो। देन दूसरी चीज जो आपको चेक करनी है, आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। ठीक है, इसके अंदर जो भी इनकम रिपोर्ट हो रही है आपकी, सारी इनकम आपको आईटीआर में रिपोर्ट करनी है, वरना मिसमैच का नोटिस आता है। इसमें टीसीएस की इन्फॉर्मेशन, एसएफटी ट्रांजैक्शन, कितने टैक्स आपने पे किए, डिमांड एंड रिफंड और अदर इन्फॉर्मेशन में आपने कोई शेयर ट्रेडिंग कर रखी है, आपके अगेंस्ट किसी ने कोई इनकम दिखा रखी है, आपकी बिजनेस की इनकम है, सारा कुछ आपके एआईएस में आता है। इसको आपने इग्नोर नहीं करना। अपना एआईएस जरूर चेक करना है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 का ही मैंने ओपन कर रखा था। अपना एआईएस और 26AS आपको जरूर चेक करना है। ठीक है, इस तरह से इसमें इनकम रिपोर्ट होती है, देखिए टैक्स वगैरह की। डाउनलोड करने के लिए प्रीफिल डाटा, क्योंकि एक्सेल यूटिलिटी पे काम कर रहे हो, प्रीफिल डाटा तो चाहिए। अपना अकाउंट लॉगिन करो इनकम टैक्स पोर्टल पे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न में नीचे जाओ, प्रीफिल डाटा को डाउनलोड करने की ऑप्शन आएगी, इस पे क्लिक कर लो। यहाँ पे क्लिक करते असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। करंट असेसमेंट ईयर हमारा है 23-24, जिसकी आइटम हम फिल कर रहे हैं, और बस क्लिक कर लो डाउनलोड पे। और आपके पास डाउनलोड्स में एक ये फाइल आ जाएगी, इसको आपने वहां पे इंपोर्ट करना है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो हमारी एक्सेल यूटिलिटी है इसमें फर्स्ट पेज पर आइए, यहाँ पे ऑप्शन है इंपोर्ट प्रीफिल डाटा। ओके कर दो ये जो मैसेज आ रहा है, और अब फाइल को सिलेक्ट कर दो। ये है वो फाइल। ठीक है, ओके कर दोगे तो यहाँ पे ये डाटा प्रीफिल होना शुरू हो जाएगा। मैं प्रीफिल नहीं कर रही हूँ क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के लिए, क्योंकि कोई भी डाटा अब हम दिखा नहीं सकते गूगल की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। ठीक है, ये सारा डाटा आपका यहाँ पे प्रीफिल होके आ जाएगा। टीडीएस वगैरह का डाटा भी आपका प्रीफिल आ जाता है। फिर भी नहीं आया तो आपको यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी वाला जो आपका टीडीएस कटा है वो अलग से रिपोर्ट करना, अदर देन सैलरी वाला टीडीएस अलग से रिपोर्ट करना। ठीक है, जो भी डिटेल्स है वो सारी आपके फॉर्म 26AS और एआईएस में आती है, वहां से आप डाल दें। टीसीएस कटा है, टीसीएस डाल दें। टैक्सेस पेड एंड ये जो वेरिफिकेशन है, यहाँ पे आपका टैक्स वगैरह सब दिखेगा, अमाउंट पेबल रहता है, कोई तो टैक्स आपको भरना पड़ेगा। रिफंड आपका बनता है, दो तीन बार चेक करना कि जितना आपके हिसाब से रिफंड बनता है क्या उतना ही आ रहा है। और अपने बैंक की डिटेल आपको एंटर करनी है, आईएफएससी कोड, नेम ऑफ बैंक, अकाउंट नंबर, और एक अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है रिफंड लेने के लिए, जरूर सिलेक्ट करना है इसको। जितने भी अकाउंट है अपने यहाँ पे ऐड कर दें, ऐड रो करके ज्यादा अकाउंट भी आप डाल सकते हैं। नीचे आपको अपना नाम देना है, सन डॉटर ऑफ, ठीक है, किसकी कैपेसिटी में रिटर्न भर रहे हो, ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है, सेल्फ या रिप्रेजेंटेटिव, और डेट अपने आप आएगी, प्लेस डाल देना। और बस आपका ये सारा डेटा जब तैयार हो जाए, अपने सारे शेड्यूल भी चेक कर लेना। एटीजी वाला शेड्यूल तभी भरना जब आपने कोई डोनेशन करी है, और ATGGA भी तभी करना जब आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई डोनेशन करी। जब जैसी आपकी सारी डिटेल कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने क्लिक करना है कैलकुलेट टैक्स के बटन पे, और आप चाहें तो हर एक शीट को वैलिडेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करके ये टैक्स तभी कैलकुलेट करेगा जब आपने सारी डिटेल्स भर दी होंगी, और आपका सारा कैलकुलेशन ये अपने आप कर देगी यूटिलिटी। फिर जैसे ही आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाए, आपने क्लिक करना है जनरेट JSON पे। इसको जनरेट पे क्लिक करके आपकी JSON फाइल सेव हो जाएगी आपके कंप्यूटर में, और JSON फाइल के सेव होते ही आपको फिर अपने यहाँ पे आना है इनकम टैक्स पोर्टल पे, इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, करंट असेसमेंट ईयर 23-24 चल रहा है। सिलेक्ट करना है फाइलिंग का टाइप, ओरिजिनल रिटर्न आप भर रहे हो, क्या आप ऑडिटेड हो, नो कर दो, ऑडिट का केस नहीं है। कौन सी आइटम भर रहे हो ये सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर दो, और यहाँ पे अब आपको ये JSON फाइल अटैच करनी है। जैसे ही आप ये फाइल अटैच कर दोगे तो आपको एक मैसेज आएगा। तो फाइल जैसे आपकी अटैच हो जाएगी, इस तरह से JSON फाइल अटैच हो जाएगी, कोई भी एरर नहीं होगी तो वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। एंड देन
आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ई वेरीफाई करने की ऑप्शंस आएंगी। जैसे ही आप ई वेरीफाई कर ले आधार से, तो आपकी जो रिटर्न है वो सक्सेसफुली फाइल होकर आ जाएगी आपके सामने। आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे, पूरे रिटर्न को भी और रिसीप्ट को भी। ITRV एक्नॉलेजमेंट अपने पास डाउनलोड करने के बाद जरूर सेव कर लेना।